हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने 11 चैप्टर की, जो कि है पशु और पौधों में परिवहन। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हम बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। तो देखिए, परिचय की अगर बात करो तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, परिवहन के बारे में। तो परिवहन होता क्या है? परिवहन जीवों की विशिष्ट संपत्ति है। जो परिवहन है वो जीव जो है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी विशिष्ट संपत्ति है। मतलब परिवहन के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी बात, परिवहन होता क्या है? तो परिवहन को किसी भी पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर मैं परिवहन की बात करूं तो परिवहन होता क्या? अगर आप जनरली ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो आप क्या कहते हैं? जो आपकी गाड़ी है वो एक परिवहन का साधन है ना? तो वैसे ही हमारी जो मानव शरीर है उसमें भी परिवहन होता है। वो कैसे होता है? तो मानव शरीर की अगर मैं बात करूं, मतलब पशु की बात करूं या फिर पौधों की बात करूं, दोनों में ही ये परिवहन होता है। अब देखिए, जो मानव शरीर है वो बकल कैविटी मतलब मुख गुहा से खाते हैं, और खाने के बाद उनका जो मटेरियल, जो फूड जो हम खाते हैं, जो भोजन हम करते हैं, वो पूरे शरीर के अलग अलग अंगों में जाता है, वो हम पढ़ेंगे। और पौधों की अगर मैं बात करूं तो पौधों का परिवहन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक को आप कहते हैं जाइलम और दूसरे को आप कहते हैं फ्लूएम। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कहने का मतलब क्या है? पशुओं में परिवहन और पौधों में परिवहन। अगर मैं पौधों और पशुओं की बात करूं तो इसमें आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मीन्स चयापचय गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो कि पानी और पोषक तत्वों को पौधों और जानवरों के शरीर में पहुंचाया जाने का काम करती है। मतलब आपको क्या होगा, आपकी इसमें आपके शरीर में पानी है, पोषक तत्व हैं, उनको आपको यहाँ से वहां करना है, जिसको आप कहते हैं परिवहन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, इसमें आपके अवशिष्ट पदार्थ या फिर उत्सर्जन उत्पादों को भी उत्सर्जन के क्षेत्र में जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? इसमें जो आप शरीर से वेस्ट निकालते हैं, जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है जो आप शरीर से निकालते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी प्रक्रिया समझ आ गई परिवहन की। क्या है? जब हम अपने फूड को, भोजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका परिवहन करते हैं, उनको यहाँ से वहां ले जाते हैं, वो होता है आपका परिवहन पशुओं में। और अगर पौधों की बात करें तो पौधों में परिवहन होता है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, उसे आप कहते हैं जाइलम और एक को आप कहते हैं फ्लूएम, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। पशुओं में परिवहन है तो वो क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानवरों में परिवहन संचार प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें रक्त वाहिकाएं और हृदय शामिल होते हैं। कहने का मतलब क्या है? आप जानवर हैं, मतलब आप एनिमल हैं, आप पशु हैं। तो देखिए, जो ह्यूमन बींग है, मैं इसको ह्यूमन बींग ही बोलूंगी। ठीक है, जो ह्यूमन बींग होते हैं, मतलब जो इंसान होते हैं, उनमें परिवहन क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? कि ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके रक्त हो गया, आपकी रक्त वाहिकाएं हो गई, आपका हृदय हो गया, ये तीनों मिलके आपके खून को, आपके रक्त को यहाँ वहां करते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड आपको पता है क्या है? रक्त आपको पता है क्या है? रक्त कौन से कलर का होता है? लाल का होता है, पीले का होता है, हरे का होता है, नीले का होता है। तो सभी जानते हैं जो रक्त है वो लाल रंग का होता है। तो रक्त लाल पदार्थ है जो पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। पूरे शरीर में प्रवाहित मतलब पूरे शरीर में घूमता रहता है, और फेफड़ों से शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। सभी कोशिकाओं से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है? आपका जो ब्लड होता है, हमने पीछे पढ़ा था, इससे पहले जो चैप्टर था ट्रांसपिरेशन, हमने उसमें पढ़ चुके हैं कि अब उसमें क्या था
कि आप ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। सॉरी, आप ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे। वैसे ही अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें क्या है, जो रक्त है, रक्त जब एक पार्ट से, एक आपके ऑर्गन से, शरीर का जो एक ऑर्गन है उसको जब दूसरे ऑर्गन पे, जब दूसरे सिस्टम पे वो पहुंचाएगा तो उसको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो वही होता है, ऑक्सीजन होता है आपके ब्लड में, आपके रक्त में, वो उसको यहाँ से वहां पहुंचाता है। और जो आखिरी में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रक्त में क्या होता है, तो रक्त में सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, अभी रक्त को हम ब्रॉडली पढ़ेंगे। तो देखिए, रक्त जो है, ब्लड है आपका, वो दो चीजों से मिलके बनता है। एक तो होते हैं उसमें कॉर्पसूल, जिसे आप कहते हैं कोशिकाएं, और दूसरा होता है प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो ब्लड कॉर्पसूल्स होते हैं, मतलब जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो होते हैं 45%। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लें, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो अपनी एक्साइटमेंट बनाए रखें और ध्यान से देखें कंसेप्ट्स को। ठीक है, अब देखिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसके माध्यम से रक्त को कोशिकाओं में, ऊतकों में और अंगों तक ले जाया जाता है। इन्हें आप क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। देखिए, जो ब्लड वेसल होती है, अब ब्लड वेसल का कार्य क्या है, बहुत सारी वेसल्स होती हैं, बहुत सारी नसें होती हैं ना, तो इसमें क्या है, एक है आपकी रक्त वाहिका। तो रक्त वाहिका का काम क्या होता है, ब्लड वेसल का काम क्या होता है, जो आपका ब्लड है उसको सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, सारे पार्ट्स में पहुंचा देना। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्यूब जैसी संरचना होती है। ठीक है, अब जो आपकी ब्लड वेसल है, क्या कहा मैंने, अब जो आपकी ब्लड वेसल है वो दो पार्ट्स में बढ़ती हैं। पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन। कहने का मतलब क्या है, पहली होती है धमनियां और दूसरी कहते हैं आप नसें। नसें तो आप जानते हैं, ध्वनियां तो आप, धमनियां तो आपने नहीं देखी होंगी, पर नसें तो आपको ऊपर दिखती हैं। जब भी आप बीमार होती हैं, आपको कुछ खांसी जुकाम है, बुखार है, तो डॉक्टर आपके हाथ की नस को दबाता है। अगर नस जो है वो तेज चल रही होगी, इसका मतलब क्या, आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है। अगर नस अपने नॉर्मल स्पीड पे चल रही है तो हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है। तो नसों का काम भी बहुत बड़ा है। उसके पहले हम बात करेंगे आर्टरी की। तो आर्टरी क्या होती है, देखिए, आर्टरी होती है, ये भी ब्लड वेसल होती है जो हार्ट में आपको ब्लड पहुंचाती है। तो देखिए वो है, आगे देखते हैं। अंगों तक पहुंचने के बाद जो धमनियां होती हैं वो छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिससे आप कहते हैं केशिकाएं कहा जाता है। जो धमनियां हैं वो आगे बढ़ी, और वो जब वो आंखों तक पहुंचती है ना, आंखें समझते हैं, आईज तक जब वो पहुंचती हैं तो वो कैपिलरीज, मतलब और भी छोटी हो जाती हैं, और आप उन्हें कहते हैं कैपिलरीज, मींस केशिकाएं। समझ आ गया होगा आपको। ब्लड वेसल की बात की, ब्लड वेसल दो में बटी हैं, आर्टरीज और वेन्स। और जो आर्टरीज है वो आगे चल के बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाती है जब वो आंखों की तरफ आती हैं, और आप उन्हें कहते हैं केशिकाएं, मींस कैपिलरीज। बात समझ आ गई होगी, आगे चलें। संचार प्रणाली के एक अन्य घटक में दिल, जिसे पंपिंग अंग के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, जो दिल होता है वो पंप करता रहता है, खुलता है थोड़ा बंद होता है, खुलता है थोड़ा थोड़ा बंद होता है, तो इसे ही आप कहते हैं पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग अंग, जो है आपका दिल, आपका हार्ट। ठीक है, देखिए, दिल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण से बचने के लिए एक विभाजन द्वारा अलग किए गए 4 कक्ष होते हैं। अगर आप हार्ट की बात करेंगे तो आपको पता होगा, हार्ट में आपके 4, आप बोलते हैं ना, जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, मतलब उसके 4 अंग अलग अलग, 4 कक्ष कह सकते हैं, 4 कक्ष होते हैं, है ना। तो इन्हीं 4 कक्षों में जो हार्ट है आपका बांटा गया है, वो हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की आज के, जो कि है ब्लड। ब्लड मीन्स होता है रक्त। रक्त आप जानते हैं लाल कलर का तरल पदार्थ है, लाल रंग का तरल पदार्थ, रेड कलर पिगमेंट जिसे आप कहते हैं। तो आइए देखिए, रक्त लाल तरल पदार्थ है जो पूरे शरीर में बहता है। ठीक,
चले आगे, आइए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्यों की। तो रक्त का कार्य क्या है? पहला कार्य है ऑक्सीजन ले जाता है जो फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक है, रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक में। तो देखिए रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो श्वसन है उसकी एक प्रक्रिया है ब्रीथिंग, उसकी क्या है प्रक्रिया? सांस लेना, और उस सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का लेन देन होता है ना। ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और बाहर क्या निकालेंगे? CO2, मतलब ऑक्सीजन को हम अंदर लेंगे, बाहर निकालेंगे CO2। अब एक टर्म मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या था? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो एक पहला फंक्शन समझ आ गया। दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के कोशिकाओं से फेफड़ों तक के अवशिष्ट उत्पाद को वहन करता है। जो CO2 होता है वो जो आपके शरीर का, जो जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो आपके शरीर में से थोड़ा पानी भी निकलता है, पसीना भी आता है। ठीक है, और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन के द्वारा वो उसको लंग से बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब क्या है? आपका वेस्ट क्या होता है? CO2। तो CO2 को वो लंग्स से पंपिंग कर करके उसको बाहर निकालता है। याद है ना, डायफ्राम था, एक आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन था, कैसे आपकी रिब्स जो है वो ऊपर नीचे होते थे और कैसे वो पूरा प्रोसेस था। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें मैंने सब बताया आपको पूरा वाइड तरीके से। ठीक है, तीसरी चीज देखें, पूरे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंग में ले जाने में सहायता करता है। अब जो आपके शरीर में, अब मैंने आपको इससे काफी पहले की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरा। ठीक है, तो उस एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो आप खाते हैं वो किस तरीके से आपका जो डाइजेशन होती है, किस तरीके से आपकी पाचन प्रक्रिया है, और उसी पाचन प्रक्रिया में आखिर में क्या है, आपका जो वेस्ट है जो आपका शरीर नहीं पचा पाता उसको शरीर बाहर निकाल देता है ना। तो जब उसको शरीर बाहर निकालता है तो उसके लिए क्या है, पूरी प्रोसेस है, तो उसको ही आप कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यही है आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन, मतलब उत्सर्जन के अंग, उसकी सहायता से अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, आहार नली के विभिन्न हिस्सों में भोजन के पाचन के बाद छोटी आंत से पचा हुआ भोजन शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। आहार नली से भोजन आपके शरीर में गया, आपके फिर पेट में जाता है, उसके बाद लिवर है, उसके बाद आपके पेनक्रियाज है। तो ये सारे आपके क्या हैं, अंग हैं, ऑर्गन्स है ना। तो लास्ट में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत में ही आपका पाचन पूरा हो जाता है ना। तो जब पाचन पूरा हो गया तो पाचन से आपको कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ ऊर्जा मिली है, कुछ ना कुछ आपको वसा मिला है, मिनरल्स खनिज मिले हैं, पानी मिला है। तो वो जो आपको मिला है सारे शरीर के अंगों में कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो बाहर निकाल देते हैं। ये भी एक फंक्शन है ब्लड का, एक कार्य है रक्त का। अगला देखें, रक्त की संरचना, रक्त 3 प्रकार की कोशिकाओं और एक तरल भाग से बना है जिसे आप कहते हैं प्लाज्मा। अब आया रक्त की फॉर्मेशन, मतलब रक्त किससे बना है। तो देखिए, रक्त की स्टडी को आप कहते हो हेमेटोलॉजी। इसको आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश हिंदी में जरूर आता है। मतलब क्या है, रक्त की स्टडी को, रक्त की पढ़ाई को आप कहते हो हेमेटोलॉजी। अगर इसमें यहाँ पे ए आए तो वो भी ठीक मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रक्त को हम तोड़ेंगे तो रक्त है आपका ब्लड। अब ब्लड जो है वो 2 पार्ट्स में बटा है, और वो 2 पार्ट्स क्या है, पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ना वो आपका लिक्विड पार्ट है, मतलब पानी वाला पार्ट है, ये लाल नहीं होता। ठीक है, और दूसरा पार्ट है रक्त कणिकाएं। ठीक है, आप इसे रक्त ब्लड कॉर्पसूल्स कहते हैं। ठीक है, इसे आप प्लाज्मा ही कहते हैं। जो प्लाज्मा का परसेंटेज है वो है 55%, और जो रक्त कणिकाओं का प्रतिशत है वो है 45%। याद रखेंगे, प्लाज्मा ज्यादा होता है। जो प्लाज्मा है वो पानी और प्रोटीन से बना है। ठीक है, और जो रक्त कणिकाएं हैं वो 3 तरीके से विभाजित की जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने। पहली है लाल रक्त कणिका, दूसरी है
सफेद रक्त कणिकाएं और तीसरी है रक्त बिंबाणु जिसे आप कहते हैं प्लेटलेट्स। याद रखेंगे, अगर आपको रक्त बिंबाणु कहीं बार नहीं मिलता तो आपको अगर प्लेटलेट्स पता है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो प्लेटलेट्स आप ध्यान दें। ठीक है, बात समझ आ गई। रक्त है दो पार्ट्स में बढ़ गया, पहला था प्लाज्मा, दूसरा था रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा है वो किससे बना है? पानी और प्रोटीन से। और रक्त कणिकाएं तीन चीजों से बनी है। पहली है लाल रक्त कणिकाएं जिसे आप कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। दूसरी है सफेद रक्त कणिकाएं जिसे आप कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल्स, WBC। और तीसरी है प्लेटलेट जिसे आप कहते हैं रक्त बिंबाणु। हिंदी में भी इन्हें प्लेटलेट्स कह सकते हैं। चलिए आगे। अब देखिए, जो ब्लड है उसका स्ट्रक्चर है, ब्लड की संरचना है। तो ब्लड की संरचना की अगर हम बात करें, अगर हम इसको पिक्चर फॉर्म में देखें तो देखिए जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है यह है रेड ब्लड सेल, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। याद रखेंगे। दूसरी है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे आप कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। याद रखिए, अगर इस फॉर्म में भी लिखा है तभी आपको पढ़ना है। तीसरी है प्लेटलेट्स जिसे आप कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन आती हैं आपकी ब्लड कॉर्पसूल्स में, रक्त कणिकाओं में। और दूसरी तरफ है प्लाज्मा। तो देखिए सारा ये जो लिक्विड पार्ट है ब्लड में इसे आप कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, जो कि है 55%, जो कि पानी और प्रोटीन से मिलकर बना है। याद रखेंगे। ठीक है, चले आगे आइए। अब देखिए हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल के फंक्शंस के। रेड ब्लड सेल क्या है? तो जो रेड ब्लड सेल है उसमें नाभिक नहीं होती। नाभिक मतलब क्या है? न्यूक्लियस उसमें नहीं होता। ठीक है, आगे चले। अब ये जो ब्लड है हमारा वो रेड है। ऐसा क्यों होता है? तो ब्लड के लाल होने के पीछे जो कारण है वो है इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक की उपस्थिति। ब्लड जो है वो लाल है, लाल रक्त है, वो इसलिए क्योंकि ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ जुड़ने और फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाने के लिए उच्च संबंध है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के बाइंड होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और हर एक अंग में, स्पेशली लंग्स में, हर एक अंग में वो ऑक्सीजन लेके जाता है और विभिन्न अंगों में उसको पहुंचाता है। तीसरा फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में, अगर हीमोग्लोबिन शरीर में ना हो तो शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होना जरूरी है ताकि सभी कोशिकाओं को, सभी सेल्स को ब्लड मिल सके, रक्त मिल सके। अब देख सकते हैं नीचे पिक्चर है लाल रक्त कोशिका की या लाल रक्त कणिका की। आइए, दूसरा भाग है व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो सफेद रंग का होगा और नाभिक में कुछ सफेद रक्त कोशिकाओं में 2 या 3 लोबिया होते हैं। अगर आप नाभिक की देखें तो इसमें व्हाइट ब्लड सेल होता है और उसमें 2 या 3 लोबिया होते हैं, लोब्स होते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे बने होते हैं, लोब्स। ठीक है। कीटाणु और विदेशी संक्रामक जीवों के खिलाफ लड़ें और शरीर में प्रवेश करने वाले जीवों को मारे, इस प्रकार की शरीर की रक्षा करता है। देखिए इसका जो काम है वो क्या है? उसका काम क्या था? हीमोग्लोबिन को यहाँ पहुंचाना। ठीक है, इसका काम क्या है? ये शरीर जो आप आजकल देख रहे हैं, कोरोना वायरस बहुत फैला है। ठीक है, तो अब अगर आपके व्हाइट ब्लड सेल मजबूत हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के हैं या फिर वो स्ट्रांग हैं, तो आप उस कीटाणुओं से लड़ पाएंगे। पर अगर आपके व्हाइट ब्लड सेल कहीं ना कहीं वीक हैं या आपको कोई ना कोई डिजीज है तो आपके आसपास जो बीमारियां हैं आप उनसे लड़ने में अक्षम रहते हैं। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल क्या है? इसका मेन फंक्शन कि जो इसको आप बोलते हो लड़ने वाला सेल, मतलब ये बीमारियों से लड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है? नाभिक नहीं होते प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट अगर काम देखें तो क्या है? रक्त स्राव के दौरान प्लेटलेट्स रक्त को गहरे लाल धक्के तथा बनाने में मदद करते हैं और इस प्रकार के रक्तस्राव को रोकते हैं। अगर आप प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स का काम बहुत ही आसान है, जो कि है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड के धक्के बना लेती है। देखिए अब आप जानते हैं आपको चोट लगती है तो आप थोड़ी देर में देखेंगे जो आपकी चोट होती है उसके ऊपर
एक ब्लैक कलर का खुरन सा आ जाता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं खुरंट। ठीक है, तो वो जो ब्लैक कलर का खुरंट आता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही आता है। प्लेटलेट्स क्या है, आपके शरीर को आगे फ्लो होने से बचाती है, जिसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और आपकी जो रक्त का स्राव है वो रुक जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल होती हैं वो दो में बढ़ जाती हैं, आर्टरी और वेन में। तो ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त वाहिकाएं संरचनाओं की तरह ट्यूब होती हैं। देखिए आप ट्यूब देख पा रहे हैं नीचे फिगर में, जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माध्यम से रक्त लेती हैं। ठीक है, कोशिकाओं मतलब सेल्स, ऊतकों मतलब टिश्यू और अंगों से माध्यम से ये रक्त ले जाती हैं, मतलब अलग अलग जगह जाएंगी और रक्त को यहाँ वहां देती रहती हैं। ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पहले फेफड़ों से और फिर रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। बात समझ आ गई होगी। जो ब्लड, जो आपके जो रेड ब्लड सेल जो बन रहे थे उसके अंदर क्या बन रहा था, ऑक्सीजन, और उसमें साफ साफ लिखा था कि पहले ब्लड लंग से होके गुजरेगा, उसको पंपिंग करेगा, पंपिंग करने के बाद जो लाल रक्त वाहिकाएं हैं वो ब्लड को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं। तो इनका काम क्या है, रक्त को बाकी शरीर की कोशिकाओं मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दें। आइए आगे, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने वाला रक्त हृदय तक तथा फिर निष्कासन के लिए फेफड़ों तक पहुंचता है। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी कोशिकाएं हैं वो ब्लड को, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हार्ट तक ले जाएगी और वहां से लंग से उसको रिमूव कर देती है। देखिए आपकी लाल रक्त कणिकाएं आप नीचे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलें। टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज एंड वेन्स। हम पीछे पढ़ चुके हैं, दो तरह की रक्त कोशिकाएं हैं। क्या है, पहली धमनियां और तीसरी है नस या फिर शिराएं। तो इनके बारे में बात जरूरी करनी थी। आर्टरीज का काम क्या है, पहले ये देखें। दिल से लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन से भरपूर खून पहुंचाएं। आर्टरी का काम क्या है, दिल से लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक, दिल से शुरू होगी और सभी कोशिकाओं तक क्या पहुंचाएगी, ब्लड, खून पहुंचाएगी, रक्त पहुंचाएगी, सॉरी ऑक्सीजन से भरपूर खून पहुंचाएगी। ठीक है, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन होगा, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन भी होगा। बात समझ आ गई होगी अब तो। नेक्स्ट देखिए, धमनियों द्वारा दबाव डाला जाता है जबकि रक्त छोड़ता हृदय तेजी से होता है और इस प्रकार धमनियों की दीवार मोटी होती है। कहने का मतलब क्या है, जो आर्टरी होती है उनकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है। क्योंकि जब हार्ट से जब जो ब्लड है वो पंप होगा और पंप होके तेजी से या आगे पहुंचता है और आगे पहुंचने के बाद ये एकदम से जब जाएगा तो देखिए जो दीवार होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए ताकि वो फटे ना। ठीक है, तभी जो आर्टरीज होती हैं उनकी दीवारें मोटी होती हैं। बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वेन्स की, नसों की या फिर शिराओं की। तो वेन्स का जो फंक्शन है वो क्या है, शिराएं शरीर के सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त ले जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लेंगी और जो वेन्स होंगी वो CO2 वाला ब्लड लेके जाएंगी। बात समझ आ गई होगी, बहुत आसान है। आगे देखें, तो नसों की दीवारों से दबाव कम होता है और पतली होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इसको दबाव देने लायक कोई नहीं होता। तो नसें की जो दीवार होंगी वो पतली होंगी और इन पे भी दबाव कम पड़ता है और आर्टरीज पे दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है। आइए आगे, नसों में मौजूद वॉल्व सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल हृदय की ओर बहे। ठीक है, जो नसें होती हैं उनमें वॉल्व्स होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो रक्त है वो हृदय की ओर बहे, क्योंकि अगर रक्त हृदय से बहेगा तो वो होगा ऑक्सीजन वाला रक्त और वो दोनों अगर मिल गए तो पर्सन की एट द स्पॉट डेथ हो सकती है। तो ये सुनिश्चित करें कि ये हार्ट की तरफ बहे और वो हार्ट से लेके आता है ब्लड। ठीक है, आइए आगे देखें, धमनियों का नियमित धड़कना धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण होता है। जो धमनियां आप देखेंगे वही मैंने बताया, जब आप डॉक्टर के जाते हैं तो धमनियां, आपकी धमनी चेक की जाती है, आपकी नसें चेक की जाती हैं, आपकी हाथ की नस चेक करता है डॉक्टर। तो वो जो धड़कती हैं इसका मतलब क्या है, आपकी हार्ट बीट की थ्रोबिंग है, वो हार्ट बीट का प्रवाह है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पल्स को बाएं हाथ की दाएं ओर की
दाएं ओर की मध्यमता और तर्जनी को छूकर महसूस किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी पल्स किसी को चेक करनी हो तो पल्स आपकी जो इंडेक्स फिंगर, जो बीच की फिंगर होती है, राइट हैंड की जो बीच की फिंगर है, उसके सीधा जाके देखिए राइट हैंड की बीच की फिंगर ले और लेफ्ट हैंड की तरफ उसको छुएं, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ छूना चाहिए। बात समझ आ गई होगी। आगे देखें, पल्स आमतौर पर हमारे दिल की धड़कन होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो पल्स होती है वो आमतौर पर आपके दिल की धड़कन होती है, जो नीचे दी हुई है, देख सकते हैं। प्रति मिनट दिल की धड़कन की संख्या को पल्स दर कहा जाता है। जो प्रति मिनट आपकी दिल धड़कता है उसको आप कहते हो पल्स दर, ठीक है, पल्स का रेट कहते हो आप उसको, ठीक है। आगे देखें, एक सामान्य आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर 72 से 80 बीट प्रति मिनट होती है। अगर आप प्रति मिनट देखेंगे हार्ट बीट, सामान्य मतलब नॉर्मल पर्सन की देखें, अगर वो रेस्ट पे हो और उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 से 80 बीट पर मिनट, ठीक है। तो ये भी बीट चेक की जाती है। अब हम बात करते हैं हार्ट की, अपने दिल की। तो आइए दिल पे देखते हैं, जिसे पंपिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। पहले मैंने आपको बता दिया, रक्त पंप करने के लिए लगातार धड़कता रहता है दिल, ठीक है। दिल इसलिए धड़कता है क्योंकि उसको हार्ट को पंप कर रक्त को पंप करना है, ताकि जो रक्त है वो अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंच जाए। छाती गुहा में स्थित है, चेस्ट कैविटी के अंदर जो आपका रक्त स्थित होता, सॉरी हार्ट आपका स्थित होता है। निचले सिरे को बाई और थोड़ा शीर्षक दिया गया है। जो लोअर एंड है वो थोड़ा सा टिल्ट है, देखेंगे आप, अगर हार्ट आप देखेंगे तो थोड़ा टिल्ट है, देखिए ना टेढ़ा है ना, ये थोड़ा टिल्ट है। जैसे हमारी अर्थ थोड़ी टिल्ट होती है ना, वैसे ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। आइए आगे, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण से बचने के लिए हृदय के 4 अक्ष मतलब 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक तरफ होता है आपका ऑक्सीजन युक्त और एक तरफ होता है आपका ऑक्सीजन रहित। तो ये दोनों मिक्स ना हो जाएं, इसीलिए आपके 4 चैम्बर बनाए गए हैं, ठीक है। दिल के 4 कक्ष हैं, आलिंद, बाय आलिंद, दाएं वेंट्रिकल और बाएं वेंट्रिकल। कहने का मतलब क्या है, 2 एट्रियम है और 2 है वेंट्रिकल, एक है लेफ्ट एक है राइट, एक है लेफ्ट और एक है राइट, मतलब एक राइट एंट्रियम एक लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। कक्षों के बीच विभाजन रक्त के मिश्रण से बचने में मदद करता है। जो विभाजन है ये 4 कक्षों में, वो आपको रक्त ना मिले इसमें मदद करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं ओलिंद में प्रवेश करता है। देखिए ये जो बाएं ओलिंद है आप देख सकते हैं, बाएं ये रहा, देख लीजिए आप, ये वाला है, ठीक है, ये रहा सारा पूरा, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन युक्त होगा मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा, मतलब ये आर्टरीज का काम करेंगे, है ना, यहाँ पे क्या होंगे, आर्टरीज होंगे ना। तो जो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो बाएं ओलिंद में प्रवेश करेगा और ये बाएं वेंट्रिकल से गुजरेगा, ठीक है, बाएं वेंट्रिकल से गुजरेगा, समझ आ गया होगा, और शरीर के सभी भागों में पहुंच जाएगा। देखिए तभी ये 4 चैम्बर बनाया गया ताकि ये मिक्स ना हो, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन युक्त वाले की अगर हम बात करें तो ये बाय ओलिन से मतलब लेफ्ट एंट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये जो रेड पोर्शन है ना ये आपका सारा ऑक्सीजनेटेड है, और जो ये ब्लू पोर्शन है ये आपका है डीऑक्सीनेटेड, मतलब ये CO2 वाला है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं ओलिन में प्रवेश करेगा और फिर दाएं वेंट्रिकल मतलब दाएं वेंट्रिकल से रक्त फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देगा। बात समझ आ गई होगी। अब देखिए जो डॉक्टर हैं वो आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं, तो उस जो डिवाइस है जो उनके पास हार्ट बीट चेक करने के लिए, धड़कन चेक करने के लिए, वो है स्टेथोस्कोप। याद रखिए पूछ लेता है, ठीक है, ये है आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। आइए आगे, अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट की, कचरे का उत्सर्जन, कि जो आपका चीज आपकी शरीर में इस्तेमाल नहीं हुई उस चीज को बाहर कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कचरे का उत्सर्जन। तो ये क्या है, देखिए कोशिकीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न विषाक्त अपशिष्ट उत्पादों को हटाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। देखिए
जब आपके शरीर में कोई टॉक्सिक है, जो वेस्ट है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रियाओं को एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल जीवों के शरीर के अंगों को उत्सर्जन प्रणाली कहा जाता है, और जो जीव ये उत्सर्जन की प्रक्रिया मतलब एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, उस प्रक्रिया को आप कहते हो एक्सक्रेटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन प्रणाली। अब इस उत्सर्जन प्रणाली में एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो इसमें शामिल है आपका गुर्दा मींस किडनी, यूट्रेर मतलब मूत्र वाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ठीक है, यूरेथ्रा मींस, ठीक है, ये सब आपके इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो हम इन चारों के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में, गुर्दे के बारे में। तो किडनी आप जानते हैं 2 किडनी होती हैं। तो बीन की आकार का अंग होता है, मतलब बीन आप जानते हैं, बीन इस तरीके का होता है, तो किडनी भी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा ही अच्छा बन गया मेरा, तो आप खुद समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको डिलीट ही कर देती हूँ। ठीक है, आइए आगे। किडनी तक पहुंचने वाले रक्त में हानिकारक और उपयोगी दोनों तरह के पदार्थ, जो किडनी तक हमारा जो रक्त पहुंचता है उसके अंदर हानिकारक और उपयोगी दोनों तरीके के पदार्थ होते हैं। अब किडनी का काम क्या है, जो उपयोगी पदार्थ है उसको शरीर द्वारा अवशोषित करना, और जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको मूत्र के द्वारा या फिर धूल के द्वारा बाहर कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेटर की। तो यूरेटर क्या होता है, संरचना की तरह ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब की तरह इसकी संरचना है और मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाता है। क्या है, जो मूत्र है आपका, जो यूरिन है, उसको किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ये पहुंचा देगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब जो आपका यूरिन है, जो मूत्र है, वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच चुका है। तो इसका काम क्या है, मूत्राशय में मूत्र गुर्दा से मूत्राशय तक जाता है। अब क्या है, जो गुर्दे से मूत्राशय तक जो मूत्र है, जो यूरिन है, वो जा चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, लास्ट रह गया आपका यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से क्या होगा, एक छोटी मूत्र खोलने वाली पेशी ट्यूब है। ये ट्यूब है जो खुल जाती है और जिससे आप अपने जो यूरिन है उसको पास कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, मूत्र मार्ग के छोटे से उद्घाटन से मूत्र बाहर निकल जाता है, जिससे कि जो आपका यूरिन है वो पास हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या अभी तक हमने बात की थी पशुओं में परिवहन, अभी हम बात करने वाले हैं पौधों में परिवहन। तो बात करते हैं, देखिए ध्यान से। पौधे जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं और पत्तियों तक ले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो पौधे होते हैं, हम देखें जो भी डालते हैं, जैसे खाद हो गई, पानी हो गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड्स, हम सब डालते हैं नीचे खाद में। तो वो खाद मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी उसको ऊपर लेके जाती है। ठीक है, तो सभी खनिजों को, सभी लवणों को, सभी पानियों को वो ऊपर लेके जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, पत्तियां पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का उपयोग करके पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं। इसके बदले क्या होगा, पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण की विधि है, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से वो खाना बना लेंगे। ठीक है, पौधों के सभी भागों और कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि पौधों को ग्लूकोज के टूटने से भोजन से ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, जो पौधे होते हैं उसमें ग्लूकोज के टूटने से ही उसको ऊर्जा मिलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और पानी, और ग्लूकोज के टूटने से ही पौधे को, पेड़ को ऊर्जा मिलती है। आइए चलें, जड़ों की सतह से क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौधों की जड़ों में जल बाल होते हैं। क्या है, जो पौधे की जड़ें हैं उनके अंदर क्या है, रूट हेयर होता है। वो रूट हेयर कैसे हैं, रूट जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, इन बालों का यही काम है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना। ठीक है, जो सतह का क्षेत्र है उसको बढ़ाना। ठीक है, आइए आगे। अधिक पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाया जाता है। पौधों के सभी कोशिकाओं में संवहनी उत्तक
परिवहन पानी और पोषक तत्वों को बनाने वाले विशेष कोशिकाओं का एक समूह है। कहने का मतलब क्या है, जो जो पेड़ है उसके अंदर क्या है, एक स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जो कि वस्कुलर टिश्यू क्या है, संवहनी ऊतक को बनाने में मदद करते हैं, जिसके कारण जो पानी है और जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो पानी है और जो पोषक तत्व हैं वो जड़ों से ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से जो ऊपर के जो बोल सकते हैं फ्लोएम, भोजन के जो पौधे भोजन बनाते हैं, क्योंकि जो भोजन बनेगा वो किस में बनेगा, लीफ में बनेगा। तो जो भोजन बनेगा है ना, पौधों का जो भोजन बनेगा वो उसको बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो वस्कुलर टिश्यू जो है, संवहनी ऊतक जो है वो दो पार्ट्स में बटे हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जो जाइलम की अगर मैं बात करूं, फिगर है देखिए, अगर मैं जाइलम की बात करूं, ये है ब्लू वाला, तो देखिए वाटर और मिनरल्स मतलब पानी और खनिज पदार्थ ये जाएंगे रूट से, जड़ों से ऊपर। जब पानी और खनिज पदार्थ जड़ों से और पार्ट्स में जाते हैं, इसको आप कहते हैं जाइलम। पर जब आपका जो भोजन बनता है वो ऊपर बनता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, उससे बनता है आपका भोजन, और उसी भोजन से आप क्या करेंगे, उस भोजन को आप बाकी पार्ट्स में, बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे कि तना हो गया, आपके बर्ड हो गए, आपकी और बाकी लीव्स हो गई, तो उन तक वो भोजन को पहुंचाते हैं। तो ऊपर से नीचे जब खाना आता है तो आप उसे कहते हैं फ्लोएम, और जब जड़ों से ऊपर जाता है खाना कहिए, अब वाटर और मिनरल्स कहिए, आप उसे कहते हैं जाइलम। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की, जो आपको इसी में पढ़ना है, वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए, जल वाष्प के रूप में पानी छोड़ने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब जल जो है, जब प्लांट जो है, जो पौधा है, वो पानी छोड़ता है। पानी किसे छूटता है, जैसे आपके पानी छूटता है, आपको स्वेटिंग होती है, तो वैसे ही जो पौधे हैं वो पानी छोड़ते हैं। अब वो प्रक्रिया क्या है वो पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पौधों द्वारा पत्तियों पर उपस्थित स्टोमेटा द्वारा पानी की कुछ मात्रा का उपयोग नहीं किया जाता। अब देखिए, आप पानी डालते हैं पौधों में, तो कुछ कुछ पानी, जरूरी नहीं है वो सारा पानी का उपयोग करें, तो कुछ कुछ पानी उसके लिए वेस्ट है। तो वो जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा आप जानते हैं खाने बनाने के लिए सबसे उपयोगी है। तो जो स्टोमेटा है वो कुछ कुछ पानी को बाहर निकालता है, मतलब अवशोषित कर देता है, ठीक है। जो पानी को बाहर निकालता है, उस बाहर निकालने की प्रक्रिया को आप कहते हो ट्रांसपिरेशन, याद रखेंगे, ठीक है। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की, सेक्शन पुल बनाता है और बहुत लंबे पौधों में जाइलम द्वारा पानी को महान ऊंचाइयों तक खींच लेता है। कहने का मतलब क्या है, अब पानी है, ज्यादा अगर पानी होगा तो दिक्कत है, तो पौधा तो नमी पकड़ लेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, ये इसका ट्रांसपिरेशन का एक फायदा है कि जब जाइलम से, मतलब जाइलम की जो प्रोसेस है, उससे जब पानी ऊपर आता है, तो जब वो पानी स्टोमेटा पे, मतलब पत्तियों पे आता है, तो पत्तियां उसको वाष्पोत्सर्जन कर देती हैं, मतलब पानी को निकाल देती हैं, ठीक है। और यह पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है। अब देखिए, पत्तियों में आया पानी और उसने सूरज की रोशनी में पानी को निकाल दिया, और सूरज ने उसको वाष्प बना के वो उड़ गया पानी, है ना। तो इसे ही आप कहते हो ट्रांसपिरेशन। आइए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, तो रेडी फॉर द क्वेश्चंस। आइए, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, पौधों में पानी डैश के माध्यम से पहुंचाया जाता है। बताइए, पौधों में पानी पहुंचाना है तो पानी आप डालेंगे नीचे, तो पानी किस प्रक्रिया से ऊपर जाता है? ऑप्शंस हैं जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या फिर रूट हेयर। हिंदी में देखें, जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या बालों की जड़। तो इसका आंसर है जाइलम। चलिए अगला प्रश्न, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स, जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण पौधों को डैश रखने से बढ़ाया जा सकता है। जब आप किसी भी प्लांट को
किसी चीज के नीचे रखेंगे तो जो वो जल है, वो जो आपने जल डाला है, रूट्स में डाला है, वो उड़ जाएगा। तो जो जल है वो जल्दी उड़े, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 4 प्रक्रिया हैं। ये चारों में से कौन आपके लिए बेस्ट सूटेड है? देखिए, पंखे के नीचे रख दें आप उसको, छांव के नीचे रख दें, नीम की रोशनी के, नीम लिखा है डिम है, मतलब जहाँ पे रोशनी कम हो वहां रख दें, या फिर एक पॉलिथीन बैग के साथ कवर करके रख दें। बताइए क्या हो सकता है? आपको पानी जल्दी उड़ाना है, पानी का अवशोषण करना है पौधे में से, तो आप रखेंगे उसको फैन के नीचे और फैन उसको धीरे धीरे करके उड़ा लेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट इन डैश सेल्स। बताइए हीमोग्लोबिन किन कोशिकाओं में मौजूद होता है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं? तो मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। तो कहाँ पे होता है ये? लाल रक्त खून, या लाल खून, या फिर लाल रक्त कणिकाएं, या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर आरबीसी, या फिर रेड ब्लड सेल, कुछ भी बोल दीजिए। ओके, आइए फोर्थ क्वेश्चन। The blood from the heart is transported to all parts of body by the रक्त से, हृदय से रक्त को डैश द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। बताइए, जो हृदय से रक्त, जो ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो उस रक्त को सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो बताइए वो कौन सा रक्त है? आर्टरीज पहुंचाती है, वेन्स पहुंचाती हैं, कैपिलरीज पहुंचाती हैं, या फिर ब्लड वेसल पहुंचाती हैं? धमनियां, नसें, कोशिकाएं, या फिर लाल रक्त वाहिकाएं? तो इसका आंसर क्या है? आर्टरीज। जी हाँ, आर्टरीज, धमनियां ही रक्त को सारे पार्ट्स में पहुंचाती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके 2 पार्ट्स हैं, आर्टरीज और वेन्स। और आर्टरीज जब आंखों की तरफ जाती हैं तो वो कैपिलरीज मतलब केशिकाओं में बदल जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है, बहुत मेहनत की जाती है, एनसीईआरटी स्पेशली छांटी जाती है, उसके बाद आपकी वीडियो कंसेप्ट बनाई जाती है, कहीं भी वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें, आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगी। ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, तो क्लास रिकॉर्डेड है, आपके लाइव क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे, पर क्लास के बाद आप मुझे कमेंट्स करें। स्पेशली आपके मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, सभी रीड करती हूँ, और हमेशा दीपाली जैन से आपको लाइक मिलेगा, कमेंट का आंसर मिलेगा। तो वीडियो देखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें। एनसीईआरटी है, हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिट है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो रेलवे है, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सभी को फॉरवर्ड करें, कोई भी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।